नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का अभिनंदन है एनडीसी निशुल्क क्लासेस में। और आज अपनी जो क्लास है वो है पार्ट 2 नाटक चल रहे थे। हमने भारतेंदु युग के जो नाटक पढ़े थे उसमें हिंसा और प्रेम तो श्री विभा देवी की अंधेरी नगरी का सती प्रताप है। कहां से लेकर कहां तक हुआ, कौन सा अधूरा नाटक है, किसने पूरा किया, राधा कृष्ण दास ने पूरा किया है ना। वीरप्पा ने धन्वंजरी को सत्य भारत के राक्षस दुर्लभ से छुड़ाया। ट्रिक्स यूं जुबान पर रहनी चाहिए जैसे कि फिल्मों के सॉन्ग्स और डायलॉग रहते हैं, तब जाकर जो है वो शानदार तैयारी हो पाएगी। पढ़े वैसे हमने पढ़ा जैसे, तो हमने ऐसा कैसे पढ़ लिया, ऐसा कितना पढ़ लिया हमने जो आप वैसे ही पढ़ो। वो ऐसे पढ़ो कि आनंद से पढ़ो, बस ये है कि पढ़ो तो आनंद से पढ़ना बस। हाँ जी, तो अब जो नाटक हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं कि मैंने जो रेड कर रखे हैं वो रेड कर रखे हैं। उसमें क्या है कि उससे आपको ये पता चलेगा कि हाँ, ये इनके बारे में सर कुछ एक्स्ट्रा बताएंगे, ये जो नाटक कर रखे हैं। बाकी नाटक आपको सीधे सीधे याद करने हैं। जैसे मैं बताऊं, सबसे पहले राम वृक्ष बेनीपुरी। तो राम वृक्ष बेनीपुरी, वृक्ष किस चीज का वृक्ष था? आम का वृक्ष था, अंब है ना, आम का वृक्ष था। राम वृक्ष बेनीपुरी अम्बपाली, राम वृक्ष बेनीपुरी अम्बपाली। आप याद करोगे विष्णु प्रभाकर को। किसको याद करोगे? विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर का है टूटते परिवेश, टूटते परिवेश का, टूटते परिवेश। अब परिवेश किस प्रकार का? एक तरह से कह सकते हैं कि समाज, परिवार, यही परिवेश होता है हमारा, टूटता परिवेश। ये डॉक्टर जो मैंने आपको पीछे बताया था पिछली क्लास में कि एक मनोवैज्ञानिक सामाजिक नाटक है, इसके अंदर क्या है तो मैं इसके अंदर आपको बताऊं क्या है। डॉक्टर जो नाटक है इसमें यूं मान लीजिए एक इंजीनियर पति है, उसकी एक पत्नी है, वो डॉक्टर है। यानी ये डॉक्टर कैसी है? लेडी डॉक्टर है। मुझे बताने की जरूरत इसलिए पड़ रही है ताकि आपको पता रही कि डॉक्टर लेडी है। हाँ, किसी को अगर दिखाना हो, कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो जाए तो ये लेडी डॉक्टर है, ठीक है। तो लेडी डॉक्टर है और इंजीनियर पति ने अपनी लेडी डॉक्टर जो पत्नी है उसे त्याग दिया। अब वो जो पत्नी है वो पत्नी मनोवैज्ञानिक रूप से कहीं ना कहीं थोड़ी सी त्रस्त रहती है और यूं मान लीजिए वो इसलिए परेशान रहती है कि एक तो वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पाती है, दूसरी वो हमेशा भावावेश में रहती है। तो इस चीज को लेकर एक कुंठा का वर्णन किया गया है। टूटते परिवेश 2 बार आ गया, ठीक है। समाधि और युगे युगे क्रांति, ये 2 भी इनके बहुत प्रसिद्ध नाटक है। टूटते परिवेश, डॉक्टर, समाधि और युगे युगे क्रांति, ये इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। अब बात करेंगे जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर के बारे में आप यूं मान लीजिए कि ये एकांकीकार के रूप में ज्यादा प्रसिद्ध है। किसके रूप में? एकांकीकार के रूप में ज्यादा प्रसिद्ध है। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कोणार्क। चलो पहले शारदिया बता देता हूं। शारदिया में क्या है? शारदिया जो है वो राम भक्ति पद्धति पर लिखा गया ग्रंथ है। कैसा है? मतलब रामलीला पद्धति पर लिखा गया है, बस याद रख लो, रामलीला पद्धति पर लिखा गया है, ठीक है। पहला राजा का बता देता हूं। पहला राजा, ये राजा कौन है? ये जवाहरलाल नेहरू, ये है हमारा पहला राजा। इस पहले राजा के राज में लोकतंत्र की समस्याओं को उभारा गया है। इस पहले राजा के शासनकाल में लोकतंत्र की समस्याओं को उभारा गया है ना। तो ये आपको याद रहेगा। अब बात आ जाती है कोणार्क कि आखिर इस कोणार्क में क्या है सर, आप तो हमें ये बताओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाटक है लेकिन बहुत इजी में याद हो जाएगा आपको। भाई शारदिया बता दिया, रामलीला पद्धति, और इसके बाद बता दिया कोणार्क में एक कलाकार, क्या है? एक कलाकार, हाँ, कलाकार की पीड़ा, कलाकार का संघर्ष और कलाकार का प्रतिशोध, इसको उभारने का प्रयास किया गया। बहुत अच्छा नाटक है। कलाकार की पीड़ा, संघर्ष और प्रतिशोध को उभारने का प्रयास किया गया। एक इनका नाटक है दशरथ नंदन। क्या है नाटक? दशरथ नंदन भी इनका एक बहुत प्रसिद्ध नाटक है, याद जरूर कीजिएगा। अंधा युग, अंधा युग के बारे में याद करना चाहते हो? चलो याद कर लो। ये इनका गीति नाट्य है। अब तक मैं आपको करुणालय बता चुका हूं, गीति नाट्य है, जिस जयशंकर प्रसाद का प्रथम गीति नाट्य कहा जाता है। यह भी गीति नाट्य है। आगे दुष्यंत कुमार का एक कंठ विश्वाई पढ़ेंगे, वो भी गीति नाट्य होगा। तो इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। बात करें आषाढ़ के दिन के बारे में, मोहन राकेश का नाटक है
आषाढ़ का एक दिन। तो आषाढ़ का एक दिन में क्या है? तो आषाढ़ का एक दिन में कालिदास की सृजनात्मकता और सत्ता के मध्य जो अंतः संघर्ष है उसको उभारने का प्रयास किया गया है। समझ गए? कालिदास के सत्ता और सृजनात्मकता के बीच जो अंतः संघर्ष होता है उसको उभारने का प्रयास किया। मोहन राकेश का है आषाढ़ का एक दिन। लहरों के राजहंस, इसमें क्या है? लहरों के राजहंस में आप यूं मान लीजिए गौतम के भाई भ्राता मतलब बुद्ध के बाद जो नंद हैं, नंद की मतलब जो ऐसी स्थिति को उभारने का प्रयास किया गया है जिसमें वो कभी सोचते हैं कि मेरा जीवन क्यों हुआ है, मैं कभी निवृत्ति का मार्ग जो है वो पकड़ लूं, इस तरह का। तो मैं इसको शॉर्ट में आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझा सकता हूं। इसमें प्रवृत्ति वर्सेस निवृत्ति, इनके बीच का संघर्ष है। ये प्रतीकात्मक नाटक है। जो सुंदरी होती है नाटक की कलाकार, वो है प्रवृत्ति की प्रतीक, और जो नंद होता है वो होता है निवृत्ति का प्रतीक। तो लहरों के राजहंस में इस प्रकार का उभारा गया है, मतलब चित्रण, जिसमें बताया गया है कि प्रवृत्ति हम जो सांसारिक मोहमाया है वो ये है, और निवृत्ति मार्ग जो है ईश्वर से मुलाकात। आधे अधूरे, इसमें क्या है? दाम्पत्य जीवन, दाम्पत्य जो जीवन है उस दाम्पत्य जीवन के कलह का वर्णन है। यूं मान लीजिए दाम्पत्य जीवन जो है उसके कलह का ही वर्णन है, या यूं कह सकता हूं कि भाई स्त्री पुरुष संबंध और दाम्पत्य जीवन जो होता है वो किस प्रकार का होता है, उसी चीज को उभारने का प्रयास किया गया है। मतलब पारिवारिक जो विघटन होता है ना, उसकी पारिवारिक विघटन की जीवन स्थितियों को दर्शाने वाला एक प्रकार का नाटक है, जिसमें अंत तक ऐसा हमेशा व्यक्ति को लगता है अभी भी मेरे जीवन में कुछ अधूरा है, उसे अपना जीवन पूर्ण नजर नहीं आता। आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, ये मोहन राकेश के तो तीनों ही नाटक क्या है, इंपॉर्टेंट है। एक बात और बता देता हूं आपको, रियल बता रहा हूं आपको। जब ये मैं इस तरह से बातें बताता हूं ना, ये क्यों बताता हूं? क्योंकि जैसे मैं अक्सर बोलता हूं कि स्टडी लाइक ए टीचर, एक अध्यापक की भांति पढ़ना चाहिए एक स्टूडेंट को। वहीं एक टीचर को क्लास लेने से पहले एज ए स्टूडेंट पढ़ना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। इसीलिए मैं एज ए स्टूडेंट हमेशा बोलता हूं ना 2-3 घंटे में पढ़ के क्लास देता हूं। इसके पीछे रीजन ये है कि मैं ये सोचता हूं कि ये नाटक याद करने का तरीका बेस्ट किया। दूसरा, मैं जब पढ़ता था, जब सिलेक्शन से पहले की बात बता रहा हूं, तब मेरे दिमाग में मतलब उस वक्त मैं पढ़ता था और आज जब मैं पढ़ता हूं तो मैं सोचता था कि शायद अगर उस समय हमें किसी ने इस तरह से पढ़ाया होता तो यकीनन बात कुछ और होती। लेकिन आज मैं ये सोचता हूं कि जिस तरीके से मैं आज पढ़ा रहा हूं बात कुछ और ही होगी। सबका अलग अलग टारगेट है। मेरा टारगेट है 1000 से ज्यादा सिलेक्शन देने इस निःशुल्क प्लेटफॉर्म से, क्योंकि हर 5-7 दिन में एक ऐसा व्यक्ति मुझे जरूर टकराता है, यानी व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पे, जो कहता है आपकी क्लासेस को कौन देखता है। मतलब नेगेटिव पॉइंट ये जानबूझ के किया जाता है, मैं सब जानता हूं, ठीक है। या मतलब इस तरह से कि आपकी क्लासेस में कुछ खास नहीं है, आप चाहे कितना ही पढ़ा दो, हम तो ऑफलाइन तो वैसे ही पढ़ेंगे, ये तो हम टाइम पास के लिए देख लेते हैं। इस टाइप के मुझे कमेंट आते हैं। जब स्टार्टिंग में आते थे ना तब तो मैं निराश होता था, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। लेकिन आज जब आते हैं ना तो मैं एक ही बात कहता हूं कि दफा हो। सीधा एक सेंटेंस लिखता हूं, आप स्वतंत्र हैं, और ब्लॉक कर देता हूं। क्यों कर देता हूं? क्योंकि आपको अगर किसी चीज का बुरा लगता है तो बुरा मुझे भी लगेगा, बुरा स्वाभाविक है, हम दोनों ही मनुष्य हैं। मैंने कभी, अभी भी मैं आपसे शेयर इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि समय अलग है थोड़ा सा। कुछ बच्चे बोलते हैं सर आप हमारी प्रॉब्लम्स को स्टेटस पर शेयर मत करना, कुछ बच्चे बोलते हैं सर ये स्टेटस आप जरूर शेयर करना। तो ऐसे ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, तब सोचते हैं, उन बच्चों को मोटिवेट करते हैं। कल भी मुझे किसी ने मैसेज किया था, नाम नहीं बता रहा, कि सर आप चाहे कितना ही मोटिवेट कर लो, हम सर घबराए हुए हैं रीट के परिणाम को लेकर। मैंने उनसे एक ही बात कही, किस लिए घबराए हुए हो, क्यों घबराए हुए हो, क्यों घबराए हुए हो? मतलब 2-3 दिन पहले आया, जो रिजल्ट है जो होगा वही जो राम रुचि रखा। अगर आपकी मेहनत 100% थी, आपका सिलेक्शन होगा। आपकी मेहनत में कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक रही है, आप सिलेक्शन से चूक जाओ। चूक गए, आप आगे की तैयारी में लगो। रोने से, धोने से
औरों के ताने सुन के निराश होने से अगर सिलेक्शन होता तो हमारा कब का हो जाता। मारवाड़ी में कहना नशा नशा आ गई, एकदम यहां तक आ गई थी, इतने ताने हमने भी सुने तब जाकर सेलेक्ट हुए। तो आप लोग इन तानों से, आसपास के नेगेटिव वातावरण से घबराएं नहीं और कंटिन्यू तैयारी करते रहे, निश्चित रूप से फायदा होगा। तो आषाढ़ का एक दिन लहरों के राजन ज्यादा दूर हो गए। अब मन्नू भंडारी के तो बहुत ईजी है याद करना। मन्नू भंडारी ने बिना दीवारों के घर में क्या दिया था, महाभोज दिया। मन्नू भंडारी, नाटककारों में 3 नाटककारों को याद रखना, महिला नाटककारों में मन्नू भंडारी, मृदुला गर्ग और मृणाल पांडे, म इन 3 महिला नाटककारों को याद करना है, जिसमें से मन्नू भंडारी है। बिना दीवारों के घर में इन्होंने महाभोज दिया, तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है। नरेश मेहता की आप खंडित यात्राएं जरूर जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट हो गई। ठीक है, इसके अलावा लक्ष्मी नारायण लाल, अंधा कुआ और मादा कैट्स। मादा कैट्स के बारे में मैं बताऊं आपको, प्रतीकात्मक, ये एक प्रतीकात्मक नाटक है। कैसा नाटक है? प्रतीकात्मक नाटक है। इसमें इसके अलावा और ज्यादा कुछ नहीं है, लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। ठीक है, अंधा कुआ के बारे में आपको किसी विशेष याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, इसके बारे में आप यूं याद रख सकते हैं, ये आंचलिक है, वो प्रतीकात्मक है, ये आंचलिक है। आंचलिक क्यों है? क्योंकि ये ग्रामीण यथार्थ को लेकर लिखा गया, तो इसलिए ये है ना। एक कंठ विष पाई, सीधी सी बात है, सर ने बताया था गीति नाट्य है, क्योंकि आपसे अगर प्रश्न पूछ लिया जाए निम्न में से कौन सा गीति नाट्य है, नहीं है तो भी आएगा। 8वां सर्ग, देखो कितना इजी वे में याद करवा रहा हूं, आप समझिएगा इस बात को। 8वां सर्ग, कालिदास ने नाटक लिखा था ना, कालिदास के नाटक का जो 8वां सर्ग है, उसमें थोड़ी सी कहीं ना कहीं जो नाटककार है उनको अश्लीलता दिखाई देती है। तो इन्होंने क्या किया, इस नाटक का नाम रखा 8वां सर्ग, और शीलता व अश्लीलता पर प्रश्न उठाया गया है। शीलता व अश्लीलता पर प्रश्न उठाया गया है। अब मुझे ये याद रह रहे हैं, तो मैं कोई भगवान थोड़ी हूं, मैंने भी मेहनत की है, याद किए हैं, और याद किया, मैंने जोर नहीं दिया। आप जैसे रटते हो ना, मैं ना तो पहले रट्टू तोता था ना आज रट्टू तोता हूं, और इसलिए कहता हूं अब याद रखें। ठीक है, अब द्रौपदी नाम ही क्या है, द्रौपदी, इससे ही आप अंदाजा लगा लोगे कि इस नाटक में होने क्या जा रहा है। क्यों? स्त्री का नाम है, लेडीज का नाम आते, 90% समस्या पारिवारिक समस्या या विवाह से संबंधित नाटक होगा। इसकी भी समस्या क्या है, विवाहेतर जीवन, मतलब विवाह के बाद के जीवन की विसंगतियों का वर्णन है। किसका वर्णन है? विवाहेतर जीवन की विसंगतियों का वर्णन है। कितना इजी वे में आपको बता दिया। 8वां सर्ग द्रौपदी। एक और बता देता हूं, इनका नाटक है, तीसरा है, वो है सेतुबंध। ये भी अच्छा नाटक है, जो है ना, सेतुबंध। ये क्यों अच्छा नाटक है, इसका कारण बताता हूं। क्योंकि इसमें क्या है, इसमें कालिदास व प्रभावती के प्रेम में असामाजिकता व छटपटाहट का वर्णन है। तो ये सेतुबंध थोड़ा सा मुझे इंपॉर्टेंट लगा। ठीक है, कबीरा खड़ा बाजार में लेकर लाठी हाथ, जोगर फूके आपना चले हम, अरे क्या कर रहा हूं मैं भी, जोगर फूके आपना चले हमारे साथ। कबीरा खड़ा, इसमें कबीर को युग प्रवर्तक बताया। बिल्कुल, कबीर तो युग प्रवर्तक है, कबीर के जैसा ना कोई था न हुआ, ये मान के चलो। हानूस देखो, चेकोस्लोवाकिया की एक लोक कहानी है, वहां की एक प्रसिद्ध लोक कहानी है, उसको आधार मानकर लिखा गया है। माधवी, क्या नाम है, माधवी। तो इस माधवी में क्या है, इसमें गालव ऋषि व माधवी, इन दोनों का जो है वो वर्णन किया गया। किसके हैं ये सारे? ये भीष्म साहनी के हैं, और भीष्म साहनी अपने आप में आप सब जानते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। क्या है? गालव ऋषि और माधवी, इन दोनों की प्रसिद्ध पौराणिक कथा है। अच्छा है क्या, देखिए,
इसमें इन दोनों की पौराणिक कथा के आधार पर या पौराणिक कथा से जोड़ते हुए आधुनिक नारी की पीड़ा को व्यक्त करने का प्रयास किया गया है ना। आधुनिक नारी की पीड़ा को मतलब आधुनिक नारी की पीड़ा को बताने का प्रयास किया गया है। ठीक है। मृदुला गर्ग, एक और अजनबी, 3 कैदें, वो पढ़ा हमने। मन्नू भंडारी बिना दीवारों के घर में महाभोज दे रही थी। मृदुला गर्ग, एक और अजनबी जिसको 3 कैद हुई, एक और अजनबी जिसको 3 कैद हुई। और मृदुला गर्ग बड़ी कोमल स्वभाव की थी, इसलिए उसे ये चीज पसंद नहीं थी। एक और अजनबी को 3 बार कैद हुई। भारत भूषण अग्रवाल, अग्निलोक, भारत भूषण अग्रवाल का अग्निलोक नाटक है, प्रसिद्ध नाटक है, याद करना पड़ेगा। अमृतलाल नागर कहते हैं अमृत के अगर किसी ने पी लिया, आपको मैं अमृत, जूस, शराब और राबड़ी, छाछ वगैरह वगैरह गिलासे रख दूं और आपसे कहूं कि इसमें से पी ले, तो आप क्या पियोगे? अमृत पी लिया। और आपसे ये कह दिया इनमें से कोई भी गिलास पीकर, कोई भी गिलास में जो भी चीज रखी है वो पीकर उसके बाद आपको दूसरी पीनी है और दूसरी पीते ही वो नष्ट हो जाएगा। तो यूं मान लीजिए अमृत पीने के बाद आप कुछ भी पीने की इच्छा नहीं करते हैं। आपको लगा सर ये क्या आपने लिंक जोड़ा इधर उधर, वो पी लो, गिलास विलास, कुछ नहीं, आपको बार बार चर्चा में शामिल रखा तो इससे आपको याद हो जाएगा। तो अमृत पीने के बाद किसी चीज को पीने की इच्छा ही नहीं होती है। अमृत लाल नागर, चढ़त न दूजो रंग, चढ़त न दूजो रंग। और असगर वजाहत को क्या हो गई? वीर गति प्राप्त हो गई। असगर वजाहत को क्या हो गई? वीर गति प्राप्त हो गई। असगर वजाहत को क्या हो गई? वीर गति प्राप्त हो गई। बात करूं मैं शरद जोशी, शरद जोशी की, किसकी बात करूं? शरद जोशी एक, शरद जोशी के पास एक गधा था। क्या था? एक गधा था। वो था तो गधा, मगर वो अंधों के लिए वो हाथी था। अंधों ने कभी देखा नहीं था। तो शरद जोशी का एक गधा जो अंधों के लिए क्या था? हाथी था। ठीक है। इसी के हाँ, नरेंद्र कोहली का आपने पढ़ रखा होगा। संबुक की हत्या बहुत प्रसिद्ध है। क्या है? संबुक की हत्या। ठीक है, संबुक की हत्या। हाँ, उसके बाद सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। देखो जिस तरह मैं लिख रहा हूं इस तरह से आप जिस दिन लिखना सीख गए ना, हर विधा रटी जा सकती है। किसी ने सोचा नहीं होगा, हम लोग क्या करते हैं, गद्य विधाएं पढ़ते हैं ना, तो कहानी उपन्यास तक जाते जाते हमारी ये हालात हो जाते हैं। कारण है, रियल कारण है। आपको पढ़ने का तरीका मैं जानता हूं, जहां तक आप में से 1% को आता है, बाकी नहीं आता है। कैसे? हम लोग कहानी पढ़ते हैं ना, कहानी में 3 दिन 4 दिन लग जाते हैं, याद कुछ नहीं होता। उपन्यास में जाते ही सब घोच-पोच होने लग जाता है। अब हो गया अगली विधाएं कौन याद करे? अगली विधा आती है निबंध। निबंध आते ही तो वैसे ही इंटरेस्टिंग नहीं है, अल्लो सा सारी विधाएं रह गई और हम वापस आधुनिक आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल की ओर लौट आता है, क्योंकि वो थोड़ा इंटरेस्टिंग नजर आता है। बजाय इसके पहले छोटी छोटी विधाओं को याद करें, बाद में कहानी उपन्यास को याद करना चाहिए। यह चीज तरीका होता है। जैसे अब ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, आप जानते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का एक नाटक है जिसका नाम है बकरी। क्या है? बकरी। कितना प्रसिद्ध नाटक है। क्या आपको बताने की जरूरत पड़ेगी कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बकरी जो है वो प्रसिद्ध नाटक है? नहीं याद, मतलब बहुत प्रसिद्ध नाटक है। ठीक है। मुद्रा राक्षस, तिलचट्टा और मुद्रा राक्षस जो है तिलचट्टा। क्या है? तिलचट्टा और तेंदुआ, ये है। तिलचट्टे में क्या है? इसमें क्या है मैं बताता हूं। तिलचट्टा और तेंदुए में क्या है? इसमें मनुष्य की आदिम और पार्श्विक प्रवृत्ति की तुलना की गई है। क्या है? पार्श्विक प्रवृत्ति की तुलना की गई है। बात आएगी जब तिलचट्टे की, तो यह प्रेम से संबंधित। प्रेम कैसा? मतलब स्त्री और पुरुष की यौन समस्या को लेकर
यानी प्रेम को या अश्लीलता को लेकर जो ये अग्रसर रहते हैं, अंत में एक दिन उनको पाश्विक प्रवृत्ति का शिकार बनना पड़ता है। दिल्ली में कुछ ऐसा ही हुआ था पिछले कुछ दिनों में, जहां पे मनुष्य ने क्या दिखाई थी? मनुष्य ने दिखाई थी पाश्विक प्रवृत्ति दिखाई थी, और उनसे भी ज्यादा निकृष्ट थे वो लोग जो आसपास से गुजर रहे थे, वो सबसे ज्यादा निकृष्ट लोग थे। चलिए बात करते हैं, बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बात करेंगे अपन शंकर शेष की। देखो आप है ना सोचोगे, वास्तव में सोचोगे कि ऐसे नाम लिखने लगता ही नहीं आते हैं, लेकिन जब मैं इसके इनके नाटक का नाम लिखूंगा ना, तब आप कहोगे सर ये तो इंपॉर्टेंट है। एक और द्रोणाचार्य। क्या है? एक और द्रोणाचार्य। क्या है इसमें? बात यह है कि सर नाटक है क्या इसमें? इसमें इन्होंने क्या किया कि आधुनिक शिक्षा में जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार पर इन्होंने लिखा है, जिसे इन्होंने पहले से अब जोड़ दिया है। ठीक है ना? जैसे शंकर शेष हैं, एक और द्रोणाचार्य। मैं आपको बताऊं, ये मतलब भ्रष्टाचार को रेखांकित तो करते हैं, मगर भ्रष्टाचार को रेखांकित करते समय प्राचीन शिक्षा पद्धति को इससे जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? जैसे इनका एक और नाटक भी है, बहुत प्रसिद्ध है, वो भी खजुराहो का शिल्पी। मैं आपको रियल बता रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है ये दोनों पेपर में आने लायक हैं। एक और द्रोणाचार्य और खजुराहो का शिल्पी में क्या है, मतलब इसमें है क्या? खजुराहो के शिल्पी में काम और आध्यात्म, काम और अध्यात्म में जीत हमेशा अध्यात्म की होती है, काम हमेशा हारता है। जिस प्रकार से सत्य और झूठ में जीत सत्य की होती है, जिस प्रकार आस्तिक और नास्तिकता में जीत हमेशा आस्तिक की होती है, तो वैसे ही इसमें काम और अध्यात्म में अध्यात्म की मतलब अध्यात्म के दर्शन का चित्रण है कि भाई अध्यात्म जो है वो अगर एक बार मनुष्य मतलब अध्यात्म में डूब गया तो काम भावना मनुष्य में समाप्त हो जाती है। बहुत अच्छा लिखा हुआ है शंकर शेष का। नरेंद्र कोहली का मैंने बता दिया, संबुक की हत्या बता दिया। अगर आप एक एक्स्ट्रा और याद करना चाहते हो, संबुक की हत्या, एक और है संघर्ष की ओर, ये भी याद कर लेना। ठीक है, संघर्ष की ओर ये भी है। इसके अलावा एक नरेंद्र मोहन का है, नरेंद्र मोहन, कोई खास तो नहीं है फिर भी बता देता हूं। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, ये भी अपने आप में जो है इंपॉर्टेंट है। वीर गति मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, इसके अलावा आपको यहां कुछ जैसे महिला में तो क्या बताऊं, मैंने आपको मन्नू भंडारी बता दिया है, और मन्नू भंडारी के अलावा मृदुला गर्ग भी बता दिया। मृणाल पांडे का एक आप लिख सकते हैं, मृणाल पांडे, मुझे ये एक ठीक, मृणाल पांडे जो मछुआरा नहीं था। ठीक है ना, जो मछुआरा नहीं था, मतलब जो नहीं, सॉरी, आदमी जो मछुआरा नहीं था, यूं होगा पूरा नाम। मृणाल पांडे का आदमी जो मछुआरा नहीं था। माता प्रसाद का दलित लिखवाता हूं, थोड़े से दलित नाटककार। माता प्रसाद, क्या नाम है? माता प्रसाद का याद करना, अछूत का बेटा, अछूत का बेटा, ये भी बहुत अच्छा लिखा हुआ है इनके, माता प्रसाद के, अछूत का बेटा। ठीक है, और तो कोई एक्स्ट्रा याद आने वाली चीज नहीं है। कर्मशील भारती के हैं, कर्मशील भारती, ये भी दलित नाटककार हैं। एक तो है इनका फांसी, एक है इनके मेरा वजूद, और एक है इनका फांसी मेरा वजूद। ट्रिक तो इस प्रकार से ही थी, कर्मशील भारती, फांसी मेरा वजूद, हाँ, आजादी किसकी, ये भी, ये तीनों इनके ही हैं। फांसी, मेरा वजूद और आजादी किसकी, है ना। ऐसे ही NR सागर, ये क्यों बता रहा हूं,
क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और नेट के लिए। मार्ग का कांटा याद रखिएगा, या एक और याद कर लो इनका, अंतिम अवरोध। क्या याद करोगे? अंतिम अवरोध। निश्चित रूप से बहुत बढ़िया है। अब इसके अलावा याद करने की जरूरत नहीं है। आप अगर याद करना चाहते हो तो मैं 2-4 गीति नाट्य आपको वैसे बता दिए हैं, फिर भी 2-4 गीति नाट्य और बता देता हूं। जैसे जयशंकर प्रसाद का आपने, जैसे उनका है बता देता हूं, निराला का, यहां लिख देता हूं, है ना, निराला। निराला का गीति नाट्य कौन सा है वो देख लेना और अलग से लिख लेना इनको। पंचवटी प्रसंग। अब देखो मैं हर चीज यहां बताता हूं ना, वो आपको मिलेगा, नोट्स में मिलेगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन नोट्स थोड़े पीछे चल रहे हैं, क्लासेस थोड़ी आगे चलने लग गई, ठीक है ना। तो एक्स्ट्रा बताता हूं, वो एक्स्ट्रा सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग नहीं है। आपको जो नोट्स मिले वो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग है, लेकिन यहां आपको जो बता रहा हूं वो थोड़ा सा हाई लेवल का है। लेकिन पढ़ने में क्या जाता है? गीति नाट्य, पंचवटी प्रसंग। इसी तरह आपने पढ़ रखा है ना अनध्य, यह है मैथिली शरण गुप्त का। याद करोगे, ऐसी क्लासेस आपको बढ़िया क्लासेस मिली है और क्रमबद्ध तरीके से मिली है। बहुत से स्टूडेंट्स इस बात को मानते भी हैं, है ना। भगवती चरण वर्मा का है तारा, भगवती चरण वर्मा का है तारा, ठीक है ना। दुष्यंत कुमार का मैंने आपको लिखा ही दिया था पहले ही, और सुमित्रा नंदन पंत का भी एक, सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा पंत का भी है क्या ये याद नहीं है। बोलो गुरुजी अल्लाह, अब कैसे पार पड़ेगी? देखो इनके एक नहीं दो हैं, इसलिए याद। एक तो है रजत शिखर नाम से रचना, और एक है शिल्पी। ये दोनों ही इनके गीति नाटक है। ये क्या है? दोनों इनके गीति नाट्य हैं, ठीक है। जयशंकर प्रसाद हो गया, मैथिली शरण गुप्त का मैंने बता दिया आपको, अनध्य हो गया, ठीक है। लक्ष्मी नारायण लाल लिखा दिया था शायद, लक्ष्मी नारायण, हाँ लक्ष्मी नारायण, यहां नहीं लिखा, चलो वहीं लिख दूंगा, यहीं लिख देता हूं। ये देखो इनका एक है सूखा सरोवर। क्या है? सूखा सरोवर। ये इनका गीति नाट्य है, सूखा सरोवर लक्ष्मी नारायण लाल का गीति नाट्य है। तो ये हो गई आपकी, देखो कितनी शानदार वर्क बोर्ड है। वैसे मेरी राइटिंग तो अच्छी नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोहन, शरद जोशी, नरेंद्र कोहली, सर्वेश्वर सक्सेना, मुद्रा राक्षस, शंकर शेष, राम वृक्ष बेनीपुरी, विष्णु प्रभाकर, जगदीश चंद्र माथुर, धर्मवीर भारती, कितना बढ़िया तरीके से आपको एक एक चीज बताते हुए करवाया है। उम्मीद करता हूं आपको क्लास पसंद भी आ रही होगी, आपको लग रहा होगा कि इस बार फतह सुनिश्चित है। औरों से बहुत आगे रखूंगा आपको, पिछड़ने नहीं दूंगा, ये तो नॉर्मल सी बात है। मैं आपको पिछड़े औरों से बहुत आगे रखूंगा कि और आपका मुकाबला ही नहीं कर पाएंगे। पर मेरे अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा। मैं अगर 3 घंटे पढ़ता हूं, आपको 6 घंटे पढ़ना पड़ेगा। इतनी हिम्मत होनी चाहिए। एक ये जो महिलाओं से मेरे स्पेशल रूप से कहना है, जो मेरे भाई देख रहे हैं, बहनें देख रही है, ये आपके जो परिवार, बच्चे को लेकर जो आप बार बार बोलते हो सर परिवार है, जिम्मेदारियां हैं, बच्चे हैं, ये है वो है, मैं बार बार बोलता हूं यार ये चीज है ना, आप लोग मत बोलो। आप सिलेक्शन चाहते हो या तैयारी ना करने के बहाने खोज रहे हो? सर बहाने थोड़ी है, तो हकीकत है। मैं फिर कह रहा हूं ये हकीकत किसको नहीं पता है? सबको पता है। क्या हमारे घर में बच्चे परिवार नहीं है? तो क्या जो बहन बेटी है वो तैयारी नहीं करती है क्या? और जो लग रही है हर बार, जो इतना मतलब लड़कों के बराबर टक्कर ले रही है, अभी RS IAS वगैरह में जो टॉप आ रही, क्या उनके बच्चे परिवार नहीं है? आपको मैनेज करना पड़ेगा। हाउ, कैसे करोगे वो आप जानो, मैनेज आपको करना पड़ेगा। सिलेक्शन चाहिए ना, चाहिए ना सिलेक्शन, मैनेज करो। नहीं चाहिए तो ठीक है, हम सिंपैथी देंगे, अरे बेचारे कोई बात नहीं भाई, मेरे पास तो खुली किताब है। सिंपैथी चाहिए या सिलेक्शन? सीधी सी बात है, सिंपैथी चाहिए बहुत मिलेगी, सिलेक्शन चाहिए मैनेज करो। लेकिन अपनी कमजोरियों को लोगों के सामने जाहिर मत करो, क्योंकि लोग आपकी कमजोरियों का फायदा ही उठाएंगे, आप पर पीछे से हंसेंगे। मैं आपका शुभचिंतक हूं, इसलिए ये बात बोल रहा हूं। कड़वी है मगर असर करेगी बात। बहुत टाइम को मैनेज करो। सबके पास 24 घंटे, मेरे पास भी चॉइस है, आपके पास भी चॉइस है, जिनका सिलेक्शन होगा उनके पास भी चॉइस है, जिनका नहीं होगा उनके पास भी चॉइस है, जो फॉर्म भरेंगे उनके पास भी चॉइस है, जिन्होंने फॉर्म ही नहीं भरा उनके पास भी चॉइस है। कुल मिलाकर सबके पास 24 घंटे हैं। मैनेज करना सबका अलग अलग तरीका है। उम्मीद करता हूं आपके बेस्ट सिलेक्शन की, कि आपकी तैयारी बेस्ट तरीके से चले। धीरे धीरे आप स्पीड पकड़ो और आपको शुभकामनाएं। थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो, हो जाएगा। और
अब तक जिन्होंने टेस्ट सीरीज नहीं ली है, फिर कह रहा हूं बेस्ट टेस्ट सीरीज को जल्दी से जल्दी जुड़ें, ताकि आगे फिर आप कहते हो सर हम बहुत लेट जुड़ रहे हैं, इससे अभी जुड़ जाइए। इसलिए नहीं कि मेरे लिए, भाई मेरे लिए आप जुड़ो तो मत जुड़ना, आप अपने लिए जुड़ो, क्योंकि मुझे पता है मैं इसमें बहुत कुछ वर्क करने वाला हूं, इसीलिए मैं इसको परमानेंट रखता हूं। हिंदी संपूर्ण कोर्स नाम से है, उसको आप जुड़िए, 100% आपको जुड़ना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर, शुभ रात्रि।